नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं ओबीसी को लेकर राहुल गांधी के एक बयान की। जातीय जनगणना की प्रक्रिया चल रही है और इसी जातीय जनगणना में ओबीसी के लिए भी एक कैटेगरी बनाया गया है, लेकिन उसी कैटेगरी पर अब सवाल राहुल ने उठाया है, टेक्निकल सवाल उठाया है। और ये क्या राहुल का दाव है भारतीय जनता पार्टी पर या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर? आज इसी को समझेंगे, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना और ओबीसी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने हाल में हुए जेन जी के छात्र आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि अगर ओबीसी समाज भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर गया तो सरकार को झुकना पड़ेगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शुरुआत में जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस और दूसरे लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी मांग उठाने वालों को अर्बन नक्सल तक बता दिया था। उन्होंने दावा किया कि बाद में ओबीसी समाज की बड़ी आबादी और बढ़ते दबाव के कारण केंद्र सरकार को जातीय जनगणना की मांग स्वीकार करनी पड़ी। हालांकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अब सरकार इसे सही तरीके से नहीं करा रही है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए अलग कॉलम रखा गया है, उसी तरह से ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं है। उन्होंने इसे ओबीसी समुदाय के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। जेन जी आंदोलन से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में ओबीसी समाज की आबादी इससे कई गुना ज्यादा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ओबीसी समाज अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर गया तो फिर क्या होगा। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी स्थिति में मोदी सरकार को भी ओबीसी समाज की मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। उन्होंने ओबीसी समाज से अपने अधिकारों और उचित प्रतिनिधित्व को लेकर आवाज उठाने का आह्वान किया। वहीं राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया और इसे राहुल गांधी का पॉलिटिकल स्टंट बताया और कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। तो आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं, ओबीसी पर राहुल के दाव की। क्या ये राहुल का सरकार को घेरने की रणनीति है या विपक्ष के दूसरे दलों पर कांग्रेस को बड़ा बनाने की कोई कवायद है? इसी को आज समझेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। जनगणना, ओबीसी की गिनती और सामाजिक न्याय, इन मुद्दों पर पहले से सियासी जंग जारी है, लेकिन अब राहुल गांधी के एक बयान ने इस लड़ाई को और धार दे दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओबीसी विभाग के एक कार्यक्रम में हाल के जेनजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया और ओबीसी समाज के आंदोलन की चेतावनी देकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ओबीसी समाज भी अपने अधिकारों के लिए उसी तरह बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आया तो हालात क्या होंगे। राहुल का सीधा निशाना मोदी सरकार पर था। कांग्रेस सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने जातीय गणना के तरीके पर भी सवाल उठाए। राहुल का आरोप है कि सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग प्रावधान किए हैं, लेकिन ओबीसी के लिए वैसा कॉलम नहीं रखा गया। केवल जातीय गणना की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, जरूरी ये है कि इसमें पिछड़े वर्गों की आबादी और प्रतिनिधित्व को सही तरीके से दर्ज किया जाए। इधर राहुल ने ओबीसी पर आक्रामक रुख अपनाया तो उधर सरकार ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने राहुल के बयान को पॉलिटिक स्टंट बताया और उन्हें दिशाहीन नेता करार दिया। देखिए, राहुल गांधी एक भ्रमित नेता है जिनको ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके गर्त में डूबती जा रही है, जिसका सर्वनाश अब निश्चित है। राहुल गांधी कभी इसकी बात करते हैं, कभी उसकी बात करते हैं, ना उनका कोई स्पेसिफिक एजेंडा है और सदन में उस चर्चा से भागते हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस हताश है, निराश है और बदहवास है।
राहुल गांधी क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? ओबीसी समाज को भड़काते हैं, फिर कहते हैं कि देखिए हमें सरकार की तरफ से देखना चाहिए कि उनको कैसे सुरक्षित करें। आप लोगों को सही सुरक्षित करना चाहते हैं तो उनको आत्मनिर्भर कीजिए। आप एक विजन प्लान तो निकाल के आइए। आप सिर्फ कास्ट कम्युनिटी पे जब कब तक करते रहेंगे आप जात पात धर्म की राजनीति? देखिए, राहुल जी दरअसल केवल एक बयानबाज नेता की तरह उभरते चले जा रहे हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जो 6 दशकों तक कांग्रेस की सरकारें केंद्र में रही, अनेक राज्यों में कांग्रेस या कांग्रेस के नेतृत्व की गठबंधन सरकारें बनी। केंद्र सरकार में उनके कार्यकाल में ओबीसी के जो सेक्रेटरीज थे, वो कितने थे भारत सरकार में? इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लोकसभा सांसद पप्पू यादव राहुल गांधी के समर्थन में उतरे और केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस सरकार के डिक्शनरी में न तो अपर कास्ट बचा, न तो ईबीसी बचा, न एसटी बचा, न ओबीसी बचा। ये सबसे ज्यादा सभी तरह के अधिकार से वंचित रखने वाली सरकार ईबीसी और ओबीसी की बनी है। यानी एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी समाज की लामबंदी का सवाल उठाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट बता रही है। राहुल गांधी का नया बयान अब इस बहस में एक नया एंगल ले आया है, क्योंकि अब बात ओबीसी आंदोलन की चेतावनी तक पहुंच गई है। को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी का एक बयान आया। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने जाति जनगणना के तरीकों पर सवाल उठाया और कहा कि जाति जनगणना में जो ओबीसी का भी कैटेगरी है, लेकिन ओबीसी की कैटेगरी अलग नहीं है, जैसे कि एससी और एसटी का है बॉक्स, उसी तरह से ओबीसी का भी होना चाहिए। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं और उन्होंने एक तरह से कहा भी कि अगर ओबीसी समाज के लोग सड़क पर उतर आएंगे तो फिर क्या होगा। मतलब एक चुनौती सरकार के सामने ये रखा है और दिया है राहुल गांधी ने। क्या है इसका मतलब, ये हम समझेंगे आज की चर्चा में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह बैस भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर हेमंत गुप्ता हमारे साथ आज एक बार फिर से जुड़े हुए हैं और अरशद राजा काफ़ी प्रखर कांग्रेस के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अरशद राजा आपका भी। शुरुआत प्रदीप जी, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने ठान लिया है। शुरुआत तो हमें अरशद जी से करना चाहिए था, लेकिन चूंकि राहुल गांधी का जो बयान है, उस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया से हम शुरू करना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने लगता है कि ठान लिया है कि आपकी सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ हर वर्ग की लड़ाई वो सड़क पर लेकर आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और अभी पिछली लड़ाई जो थी उसमें सरकार को झुकना पड़ा था और अब ओबीसी वर्ग, ओबीसी तो आप समझ ही रहे हैं कि पूरी की पूरी राजनीति इस समय देश के केंद्र के में ओबीसी ही है और ये बड़ा मुद्दा उठाया है, एक तरह से उसका जिक्र कर दिया है। यानी कि उनके रणनीति में है, हो सकता है कि इस लड़ाई को लेकर सड़क पर भी आए। नमस्कार आनंद जी, दर्शकों को सादर प्रणाम, साथी वक्ताओं को प्रणाम। आनंद जी, आपने चर्चा के लिए आमंत्रित किया, वो भी विशेषकर इस चर्चा के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम लोग विगत जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है केंद्र में, तब से हम लोग राहुल जी को देख रहे हैं किस प्रकार से वो उनके एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं। कुछ समय पहले वो जातिगत जनगणना को इंक्लूड कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस के शब्दों में अगर कहा जाए तो। अब जब सरकार उसको मान करके उसी अनुरूप करा रही है, जो 40 सब सेक्शन थे उसको इंक्लूड कर लिया गया, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जमीन हाथ से खिसक गई है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको मुद्दों की तलाश रहती है। जब रियल मुद्दे नहीं होते हैं तो फैब्रिकेटेड मुद्दे बना लिए जाते हैं। राहुल जी की गंभीरता का आलम इसी बात से पता लगता है कि जब सरकार मांगों को मान लेती है तो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं, चर्चा के लिए कहते हैं और फिर सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये केवल एक समाचारों में बने रहने के लिए ये बातें हैं।
अगर इसको कहा जाए कि आप भड़का रहे हैं समाज को, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो राहुल जी का जो पुराना इतिहास है विगत 12 वर्षों का, या अभी नेता प्रतिपक्ष है तब से, हर सदन जब भी सत्र शुरू होता है तो किस प्रकार से राहुल जी उसमें उपस्थित होते हैं, किस प्रकार से उनकी जो है भाव भंगिमा होती है, किस प्रकार से सदन में उनकी कितनी गैर जिम्मेदाराना उनकी उपस्थिति होती है, ये देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। तो राहुल जी लेकिन ये भी है ना कि ठीक है, संसद में जो लड़ाई है वो लड़ाई चल रही है, संसद में जो चर्चा होती है, लेकिन बड़े समुदाय के साथ वो सड़क पर उतरकर इन तमाम मुद्दों को उनको एड्रेस कर रहे हैं और उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सड़क पर उसको ला रहे हैं। सदन में आप, संसद में आप बहुमत में हैं, लेकिन वहां पर वो लोगों को जोड़कर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं आनंद जी, आप बात है, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? पहले वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया, हो रही है। उसमें 40 प्रश्न जो पहले नहीं इंक्लूडेड थे, यानी पूरा ओवरऑल जो टेम्पलेट है उसमें है, सभी की जाति पता लग जाएगी उसमें, जैसा कि पहले ये मांग कर रहे थे। नहीं, उसमें उन्होंने टेक्निकल सवाल किया है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के दौरान ओबीसी का कोई स्पष्ट कॉलम नहीं है, इसका उन्होंने आरोप लगाया है कि एससी एसटी के लिए तो अलग प्रावधान है लेकिन ओबीसी के लिए नहीं है, ये एक बड़ी खामी है, और कह रहे हैं कि इससे आंकड़े गड़बड़ा सकते हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना केवल गिनती के लिए नहीं बल्कि देश के संसाधनों और व्यवस्थाओं में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की हिस्सेदारी तय करने का आधार है, इसलिए जरूरी है कि एक अलग कॉलम हो ओबीसी का को लेकर, जिस तरह से एससी एसटी का है। आनंद विजय जी, थोड़ा सा बैक चलते हैं। अंग्रेजों ने जो जातिगत जनगणना कराई थी तो वहां पे 4000 के आसपास के सब सेक्शंस आए थे, 4000, जो 1931 या 1921 में, मैं माफ कीजिएगा डेट एक, लेकिन वो अंग्रेजों के समय की थी। उसके बाद जो जनगणना हुई उसमें जो डेटा निकल के आया वो 4.5 लाख से ज्यादा सब सेक्शंस का आ गया था, 4.5 लाख। तो कांग्रेस के समय, उस समय उनकी परेशानी थी कि वो डेटा को मैनेज कैसे करेंगे। तो उसके बाद जो घालमेल करके निकला वो आज जनता के सामने है। देखिए, मांग उठाना और सही या गलत मांग उठाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो राहुल जी जिस बात को लेकर के स्टिक करके आगे बढ़ रहे हैं वो आधारहीन है। अभी की लेटेस्ट रिसोर्सेज, यानी आप भाई जातिगत जनगणना है तो उसमें पूछा जाएगा आप किस जाति को, ऑब्वियसली जनगणना उसी के हिसाब से होती है और पुरानी मांग भी हो रही थी। सरकार अगर उसको पिन पॉइंट करके चल रही है तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसपे कि लेकर के आप न्यूज बना सके। राहुल जी न्यूज बनाने से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। नहीं, न्यूज तो बनाते हैं लेकिन घिर तो जाते हैं ना भाई, समाज सरकार तो घिर जाती है, ये भी तो है। अब ऐसा लग रहा है अरशद रजा, देखिए कि राहुल गांधी अब एंग्री यंग मैन की भूमिका में, अमिताभ बच्चन उससे भूमिका में हुआ करते थे, और अब लग रहा है कि राहुल गांधी ने भी ठान लिया है कि अब उसी एंग्री यंग मैन की भूमिका में वो रहेंगे, लोगों के आवाज को वो सड़क पर ले जाएंगे। संसद में वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो अब यहाँ पर आएंगे, अपनी छवि को बदलने की एक कोशिश और उसी के तहत अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी। सबसे पहले आनंद जी, आपको, पूरे को पैनलिस्ट को और इंडिया वॉइस के तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, सलाम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। हाँ, कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट रुक रुक कर आ रही है अर्षद जी। अर्षद जी आपके पास आते हैं जरा, कुछ तकनीकी गड़बड़ी है जिससे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेमंत जी के पास चलते हैं। इस बीच आपकी आवाज़ हम अपने पीसीआर से कर रहे हैं ठीक करने के लिए। अब ये बताइए, ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, हेमंत जी, राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया है और बड़ा ही मतलब ये पावरफुल मुद्दा है। देखिए ओबीसी की संख्या अभी कितनी है, लेकिन जो 2001 में जो हुआ था या उसके आसपास का जो है, उसके हिसाब से ये
ऑन एंड एवरेज माना जा रहा है कि 45% के आसपास ओबीसी है, इससे भी ज़्यादा परसेंटेज संख्या हो सकती है। तो एक बड़े वर्ग को लेकर वो अब सवाल उठा रहे हैं। अब इसका क्या फलाफल होगा जो अलग चीज़ है, लेकिन उसी को लेकर तो जाति जनगणना में जाति को जोड़ने की बात उन्होंने कही। आनंद जी, ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। और आपको बता दूं कि जब 1937 में एक बार जब अंग्रेजों ने इसका आकलन किया था, तो देश की 55 से ऊपर परसेंटेज आबादी ओबीसी की थी। अभी जो आंकड़ा आप बता रहे कि 45% के आसपास, वो गलत है, वो 65% के आसपास है। क्योंकि सरकार इसमें, तो मैं से जो बातें वो बता रहा हूँ, सरकार भी वही स्पष्ट रूप से ओबीसी की जनसंख्या नहीं दिखा रही है। देखिए, एक ट्रिपल टेस्ट का केस हुआ था, उसमें ये हुआ था कि भाई 2027 का जो जनगणना है उस पे ओबीसी को आप कॉलम वाइज क्यों नहीं दे रहे, जो आपने अभी बताया एसटी एससी को दे रहे हैं, तो ओबीसी को भी कॉलम, एक अलग कॉलम दीजिए। जाति जनगणना के हिसाब से बोला गया था। और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैंने राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सेंसस डिपार्टमेंट, सबको ये लेटर भी लिखा था, क्योंकि मैं भी सामाजिक न्याय पे इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार कोई भी मैटर को क्लियर नहीं करती है तो आवाज तो उठेगी। चलिए, इन्होंने मान लिया, भाजपा की सरकार ने 2027 में इसको ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये आगामी सत्र में आएगा। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन जायज है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। ओबीसी को जो प्रतिनिधित्व है, जो उसके आबादी के हिसाब से, हमारा स्लोगन क्या था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये स्पष्ट था हम लोगों का। तो हमारा ये कहना था कि भाई जिस हिसाब से हमारा रेशियो है और जिस हिसाब से हमारी भागीदारी है, वो कहीं पर सुनिश्चित नहीं हुई। आप देखिए, जितने भी प्रशासनिक पद हैं, आप उसमें अभी भी ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही, मुश्किल से 10% है। तो जो वित्त विभाग जैसे जो प्रशासनिक चीजें हैं, वो ओबीसी के हाथ में नहीं है। अब जेएनजी को इसलिए इन्होंने जोड़ा कि अगर सड़कों पर उतर के ही सभी बातें मनवाई जा सकती है, तो क्या सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में ओबीसी समाज को उतारा जाए? क्योंकि जब आप इसको देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, कुछ बातें विस्तार से बताता हूँ सबकी जानकारी के। जैसे मान लीजिए आर्टिकल्स 14 है, 5 है, 15 आर्टिकल्स का वो क्या कहता है कि हमको बस हमारा डेवलपमेंट और एजुकेशन में हम आपको उसके लिए कुछ क्लॉज बना देंगे, ताकि आपका एडमिशन वगैरह हो, जो आपका काम बन सकता है। दूसरा, कॉलम 16(4) क्या कहता है कि आदि उनको सेवाओं में के अधीन आरक्षण का प्रावधान कर देता है। हमको आरक्षण की बात करें, लेकिन हमारे लिए जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जैसे एसटी एससी के लिए, तो वो तो है नहीं हमारे पास। तो वो कहता है, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आर्टिकल 338B वो क्या बताता कि भाई आप राष्ट्रीय आयोग का गठन कीजिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दीजिए, उसको स्टैट्यूटरी पावर दीजिए। वो पहली बार हुआ 2018 में, अमेरिका से 102वां संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ, तो उसके आधार पर आर्टिकल 340, इसके बारे में संविधान बहुत विस्तृत रूप से बताता है, लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं होती। ये सबसे बड़ी दुविधा वाली बात है। इसमें राष्ट्रपति जी को कहा गया कि जो काका कालेलकर का जो और मंडल आयोग का जो प्रोविजंस है, उसके आधार पर ओबीसी को जांच कीजिए कि कहां कहां किन लोगों को जो फैसिलिटीज नहीं मिले, उस पर डायरेक्ट राष्ट्रपति जी राज्यपाल से संपर्क करके सलाह मशवरा करके डिसीजन ले सकते हैं। यह अभी तक नहीं लिया जा रहा है। 42A राष्ट्रपति द्वारा किसी भी शैक्षणिक और उसके पिछड़े वर्गों के लिए सूची बनाने का प्रावधान है। तो इसी प्रावधान को लेकर के राहुल गांधी जी ने बहुत बड़े मुद्दे को उठाया। हालांकि ये मुद्दा, इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी आज केंद्र में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री भी ओबीसी से ही आते हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जहां इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो सपोर्ट नहीं मिला है, जैसे जुडिशरी में सपोर्ट नहीं मिला है, एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट नहीं मिला, इसको लेकर के वो अपने तरफ एक राजनीतिक मुद्दा उठा करके समाज को सामाजिक न्याय की बात करके कांग्रेस की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है। अरशद रजा, अब देखिए यही सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, बड़ा मुद्दा उठाया है, और इसका जवाब सरकार की तरफ से जरूर उसी टेक्निकल टर्म में देना चाहिए जिस टेक्निकल टर्म में राहुल ने सवाल उठाया है, और उसके बारे में बता भी रहे हैं हेमंत जी भी। अब
राहुल गांधी की तो एक बात है, उनकी अलग एक छवि है, उनका अपना एक तेवर और अपना एक अलग इमेज उनकी। मैंने कहा कि एक एंग्री यंग मैन के तौर पर वो लग रहा है, अपने आप को एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को एक मजबूत आधार देने की कोशिश कर रहे हैं और हर वर्ग की अलग अलग लड़ाई लड़ने की उनकी एक रणनीति है। उस तौर पर इसको देखा जाए। आनंद विजय जी, सबसे पहले आपको, पूरे को पैनलिस्ट को और इंडिया वॉइस के तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, सलाम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। राहुल गांधी जी ने जिस मुद्दे को पूरे देश के सामने लाया है वो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े समाज के साथ जो उनका चाल चरित्र और चेहरा है, जो दोहरापन है और जो धोखा देने की राजनीति है, उसको देश के पटल पर आकर के खड़ा कर दिया है। एससी एसटी समाज के साथ ओबीसी का कॉलम जोड़ने में आपको दिक्कत क्या है? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश के सबसे आखिरी छोर जहां से बिहार का बॉर्डर लगता है, यहाँ शर्मा जी लोगों को, लोहार समाज से आते हैं लोग, उन्हें शर्मा जी कहा जाता है। और पश्चिम क्षेत्र में चले जाएंगे तो उन्हीं शर्मा जी को पंडित जी कहा जाता है, यानी वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब आप हमको बताइए कि आप उस कास्ट में कैसे तय करेंगे बिना ओबीसी कॉलम के कि ये शर्मा समाज ओबीसी है या फॉरवर्ड कैटेगरी के ब्राह्मण समाज से आते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा देश के साथ धोखा कैसे कर सकती है? ओबीसी समाज की आंखों में धूल कैसे झोंक सकती है? और राहुल गांधी जी जब इस मुद्दे को देश के पटल पर ला रहे हैं, ओबीसी समाज के हक हुकूक, उनके अधिकार की लड़ाई को पहली पंक्ति में ला करके खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर बयानबाजी क्या कर रहे हैं कि ये देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये देश में आम जनता को सड़कों पर लेकर आना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश में उनके हक और अधिकार की लड़ाई की जब बारी आएगी, उनके हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई की बारी आएगी, तो क्या वो सड़क पर भी नहीं आ सकते? संसद में आप आकर के जवाब नहीं देना चाहते, संसद में आप नेता विपक्ष को सुनना नहीं चाहते, संसद में गृह मंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते, प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते, तो सड़क पर भी हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते? क्या संविधान में भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं रहा है? क्या लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं रहा है कि आप विपक्ष के प्रत्येक कदम को, विपक्ष के देश के हर समाज के हक हुकूक लड़ाई जब बारी आए, संघर्ष करने की बारी आए, धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने की बारी आए, तो आप उसको अराजकता से जोड़ देंगे? क्या ये देश के पिछड़े समाज का अपमान नहीं है भारतीय जनता पार्टी जो लगातार बयानबाजी कर रही है? ये तो अपमान कर रही है ना पिछड़े समाज का, कि राहुल गांधी जी उनको भड़का रहे हैं कि आप अराजकता करिए। इसमें भड़काने की बात कहां से? इसमें तो केवल उनके हक हुकूक की बात आई है, उनके हिस्सेदारी भागीदारी की बात आई है। 90 अफसर इस देश को चलाते हैं, आप भी जानते हैं आनंद विजय जी। राहुल गांधी जी ने पूरी स्पष्टता के साथ ये सवाल किया कि 90 अफसरों में कितने पिछड़ी समाज के हैं, कितने दलित समाज के हैं, कितने आदिवासी समाज के हैं? इसका डेटा क्या है? अगर 100 रुपया खर्च किया जाए देश के पिछड़े समाज पर, तो केवल उसका 10 रुपया ही पिछड़े समाज के पास जाता है, 1 रुपया दलित समाज के पास जाता है और 10 पैसा आदिवासी समाज के पास जाता है। 100 रुपए के बजट में हम कहां खड़े हैं? हमारा ओबीसी समाज कहां है इस भागीदारी में? इस हिस्सेदारी में कहां है हमारा पिछड़ा समाज? इस हिस्सेदारी में कहां है दलित समाज? इस हिस्सेदारी में कहां है आदिवासी समाज? तो ये सवाल जायज है। ठीक है। बड़े बड़े संस्थानों में कहां है ओबीसी समाज? सरकारी संस्थानों में कहां है ओबीसी समाज? कितने कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे ओबीसी समाज के हैं? कितने बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, कितने मीडिया संस्थान के मालिक हमारे पिछड़े समाज के हैं? तो ये सवाल तो जायज है ना राहुल गांधी जी का। जब तक एक्सरे नहीं होगा, ठीक है, देश का एक्सरे नहीं होगा, उस देश का एक्सरे जातिगत जनगणना, और जातिगत जनगणना जब तक ओबीसी कॉलम के साथ नहीं होगा, आप इसको गड़बड़ झाला कर रहे हैं, देश के पिछड़े समाज की आंख में धूल झोंक रहे हैं और पूरी तरह से इस जातिगत जनगणना को एक छलावा के तौर पर आपका जो दोहरापन है, चाल चरित्र चेहरा है, वो पूरे देश के सामने आ गया है। और जब तक ओबीसी समाज का कॉलम, ओबीसी कॉलम नहीं जुड़ेगा, मुझे पूरा यकीन है कि ओबीसी समाज खामोश नहीं बैठेगा और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ, मोदी जी के इस कदम के खिलाफ, गृह मंत्री जी के इस कदम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा और गांधी जी के रास्ते को अपनाएगा। ठीक है। अब
अरशद रजा ने राहुल गांधी ने जो कहा उसको पूरी तरह से उसका विश्लेषण कर दिया है और बताया है कि क्या है उनकी अब आगे की रणनीति, किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। प्रदीप जी इसका जवाब देंगे और इसका जो और टेक्निकल पक्ष है वो हम हेमंत जी से भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। तो प्रदीप जी आप इसका जवाब सोच कर रखिए और जवाब दीजिएगा। ब्रेक के पास लौट कर आते हैं तो अरशद भाई ने जो कहा है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, चर्चा जारी है। स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हम बात कर रहे हैं ओबीसी पर राहुल के दाव की। हमारे साथ प्रदीप सिंह बैंस बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के अरशद रजा हमारे साथ इस चर्चा में है और डॉक्टर हेमंत गुप्ता हैं राजनीतिक विश्लेषक। और पहले दौर की चर्चा में इस पूरे मामले की टेक्निकलिटी को हमने समझा और इसके राजनीतिक पहलू को भी अब समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई बयान आता है, कोई मुद्दे उठाए जाते हैं किसी राजनेता के द्वारा, किसी राजनीतिक दल के द्वारा, तो उसके पीछे एक राजनीतिक संदेश भी छिपा होता है आने वाले समय के लिए, चुनावों के लिहाज से भी। अब वही दौर है। अब देखिए प्रदीप जी, पूरी बात अभी अरशद रजा ने कही कि आखिर उन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है उसके पीछे का मकसद क्या है। अब ये भी तो है ना कि जो आरोप लग रहा है उससे तो यही लग रहा है कि सरकार मान तो ली विपक्ष के कहने पर, विपक्ष के दबाव में आकर जनगणना में जाति को शामिल करने की। बिहार में भी हुआ, उसमें उसको भी आपने माना। उसके बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर इस जो जनगणना हो रही है उसमें जाति को भी शामिल किया गया है, ये बात आपने मान ली। लेकिन ओबीसी आबादी और सरकारी नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व के बीच असंतुलन अभी भी है, ये कहा जा रहा है। वो जो है असंतुलन, उसका समाधान करना है और उसका समाधान सरकार ही करेगी। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एक बड़ी आबादी है, उसकी बात को आप सुनिए, उसको बस आप एक कोरम पूरा करके मत रखिए कि हाँ जाति जनगणना की मांग उठी तो आपने जाति जनगणना करा दी, लेकिन कोई सेक्शन उसका उस कॉलम में आपने नहीं रखा। आंकड़ों के साथ हेर फेर समय के अनुसार इससे किया जा सकता है। जी देखिए, आपने ब्रेक से पहले ही बता दिया था कि किस प्रकार से इसको हैंडल करना है। कांग्रेस के मित्र ने बड़ी लंबी चौड़ी बात कही, लेकिन एक चीज मैं इस पे वापस ले आना चाहूंगा कि शायद देखिए क्या है ना कि अभी वर्तमान सरकार टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से यूज करती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। मुझे नहीं समझ में आता कि सबसे ज्यादा समय तक हम लोग तो कुछ भी नहीं है, 55 वर्षों तक शासन था कांग्रेस का, आपके पास बहुमत था कि आप परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन केवल राजनीति मात्र के लिए उस समय आपको नहीं याद आया, आज आपको याद आ रहा है। जब सरकार ठीक प्रकार से काम कर रही है, सदन की सारी बातें पता है। मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि सर राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते केवल संवाद में बने रहने के लिए इस प्रकार से बेसलेस ये बातें करते हैं। किसी भी विषय पे आप अगर बोलने बैठे तो उसके एक पक्ष होते हैं और उसका विपक्ष होता है, दोनों को एक सम्मिलित रूप में या एक बैलेंस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन मानिए राहुल गांधी जी जिस प्रकार से मुद्दों को पकड़ करके और प्लस अशांति या अव्यवस्था फैलाने की धमकी देते हैं, ऐसा लगता है कि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि समय रेत की तरह से निकल गया है। ये लास्ट मान नहीं होता है जब आदमी डूबने के लिए तैरना ना आता और डूबने के लिए फड़फड़ाता रहता है, कुछ भी तरह से उस तक अगर सुरक्षा नहीं पहुंचती या मदद नहीं पहुंचती तो फड़फड़ाता ज्यादा है। तो राहुल गांधी जी जिस प्रकार का ये रवैया अपनाए हुए हैं वो उसको बोलते हैं कि डूबने से पहले की तड़प है। आप बताइए कि इतने सारे डेटा आ रहे हैं, सबसे व्यक्तिगत तौर पे जाति पूछी जाएगी और सारे लोग टेक्नोलॉजी से लैस हैं। गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि हम इसको बाकी सारे सिस्टम के साथ जो इसके पहले डेटा को कोलेक्ट करने में या उसको वर्गीकृत करने में जो परेशानी आ रही थी वो हम अब कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है। पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने से, पॉजिटिव साइड में एम्ब्रेस करने से क्यों कतराते हैं। आज ये भी बहुत सक्रिय है, इनके भी कंटेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, राष्ट्र से संबंधित किसी गंभीर मुद्दे की बात आती है तो आप उसको इतना हल्का करने का प्रयास करते हैं कि इससे साफ पता चलाता है कि आपकी मैच्योरिटी का लेवल ही नहीं है। आप देखिए सरकार ने सारी बातों को, बिहार में हुआ उसके बाद केंद्र सरकार ने माना आपकी बात को, तो आप कम से कम सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। आप इसमें भड़काने का क्या प्रयास करते हैं।
अगर पूरा डेटा कलेक्ट हो जाएगा और डेटा को कलेक्ट होने के बाद अगर उसका कैटेगराइज होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब डेटा इनकम्प्लीट होता है। क्या समझ नहीं आता है? ठीक है। ध्यान भटकाने वो कोशिश करें तो हम लोग आरोप लगाते हैं, वो एकदम से इसी प्रकार का है। अब आ जाइए सर, सेंसस का भारत में जिस प्रकार से सेंसस होते हैं, जिस प्रकार से डेटा कलेक्ट किया जाता है, शायद जो परिवार का मुखिया होता है, जब डेटा कलेक्शन होता है तो उसको पता चलता है कि किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मुझे याद है किसी समय यह भी पूछा गया था सेंसस में कि आपके घर में रेडियो है कि नहीं है, तो उससे दुनिया 30 साल आगे निकल चुकी है। आज कलेक्शन करने के लिए चीजें, अगर आप दो आधार जिस प्रकार से नहीं हो सकते तो डेटा मिसमैच भी नहीं हो सकता। आज हमारे पास डेटा सेंटर, हमें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी को ये इनके इन प्रकार ने किसी न किसी कारण से राजनीति करनी है, और वो राजनीति, ये आपको सिर्फ लग रहा है कि ये राजनीति ही है? प्योर राजनीति है सर, प्योर राजनीति है। आप बताइए, हमने टारगेट्स अचीव किए हैं, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पेंडेमिक काल में सब तक पहुंचा, सारी चीजें मैनेज हुई, इसी सरकार के नेतृत्व में हुआ था। अपना ही नहीं मैनेज किया, हमने दूसरे देशों को भी दवाइयों से सहयोग किया। ठीक है हेमंत जी, क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दे के ही तौर पर देखा जाए? और एक चीज और कि राजनीतिक नेता या पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का कोई मुद्दा उठाती है तो उसके पीछे एक संदेश भी होता है सर। आने वाले समय में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड पंजाब में चुनाव है, गोवा में है चुनाव, इस तरह के स्टेट्स में और फिर और भी स्टेट्स में चुनाव है, तो उसके लिए उस लिहाज से भी ये मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, उधर भी एक संदेश है। सामाजिक न्याय, राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय का ये फॉर्मूला है और ये लगातार उठाते रहेंगे। लेकिन हमको अगर इस बातों को समझना है तो पीछे जाना होगा थोड़ा। तो याद कीजिए 2022 का जो मामला था उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट को, कि हाई कोर्ट ने योगी जी के सरकार के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर चुनाव की अधिसूचना जारी जो उन्होंने की थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई योगी सरकार के आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं करने का प्रावधान दिया कि आप क्यों नहीं किए। हाई कोर्ट ने जब उस पर तत्काल इस अधिसूचना को रद्द करने के लिए कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ट्रिपल टेस्ट होने के बाद ये काम किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि ट्रिपल टेस्ट था क्या था जो मामला उठ रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रिपल राज के भीतर जो भी स्थानीय चुनाव निकायों का जो पिछड़ेपन की प्रकृति है उस पर प्रभाव क्या डालेगा, उस पर समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करके एक समर्पित आयोग को रिपोर्ट सौंपे जिसके आधार पर काम किया जाना है। दूसरा था कि आयोग की सिफारिश के आलोक में स्थानीय निकाय पर प्रावधान किए जाने के लिए आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करने की बात कही थी। लेकिन उन्होंने लास्ट में भी कहा था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी तक तो सरकार स्पष्ट नहीं की ना, तो ये तो सामने वाले को एक फॉर्मूला मिल जाता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको तो ग्राउंड मिलता है कि ओबीसी की जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। ये नाजायज क्वेश्चन नहीं है, जायज क्वेश्चन। हाँ, तब यह है कि ये सरकार जो है बहुत हद तक उस चीज को फुलफिल कर रही है जो खुद कांग्रेस पिछले 70-76 सालों में नहीं कर पाई। 2018 में मोदी जी के आने के बाद 102वां जो संशोधन हुआ वो बहुत बड़ा पावर राष्ट्रपति को देता है कि जिन जिन राज्यों में कहीं पर कोई कमी रही वहां के राज्यपाल से आप परामर्श करके ओबीसी के फॉर्मूले को कैसे लागू किया जा सकता है उस पर रिपोर्ट तैयार करें। ये तो बहुत बड़ा काम किया भाजपा ने, इसका मैं समर्थन करता हूं। अब अरशद रजा, अब देखिए ओबीसी को लेकर राहुल गांधी बड़े ही मुखर होते हैं और पत्रकार जब होते हैं तो उनसे भी कभी कभी जाति पूछ लेते हैं। आपने भी कहा कि अलग अलग संस्थानों में कौन है हेड। तो अब एक सवाल ये भी आपने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आपका एक लंबा दौर था शासन का सर, उस शासनकाल में आप जरा बताइए कि आपने ओबीसी कितने चीफ मिनिस्टर दिए। ये सवाल पूछा जाएगा कि आपकी जब बारी आती है, मैं पॉलिटिकल सवाल कर रहा हूं और पॉलिटिकल जवाब इसका जरूर दीजिएगा, आपका कि आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या किया,
आपके पास भी तो एक लंबे समय तक सत्ता थी, आप चाहते तो करते। आप जिस भागीदारी की बात कर रहे हैं, या हेमंत जी जो बात कर रहे थे भागीदारी की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा हुआ करता था। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा किसके समय में था? किसके खिलाफ जो सरकार थी उस समय, उस सरकार तक अपनी वो आवाज पहुंचा रहे थे। मंडल कमीशन की बात होती है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब सौंपी गई? 1980 में। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। लागू कब हुआ? 1990 में, जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, तब लागू हुआ। ये बात तो उठेंगे ना, पूछे जाएंगे ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर एक पिछड़ा आयोग को दर्जा दिया गया। इन सारी चीजों पर आप पर भी तो उंगली उठेगी ना। आनंद विजय जी, मेरे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने लगातार इस बात को दोहराया है और कहा है, सदन से लेकर सड़क पर, चाहे वो पार्टी कार्यालय हो या सड़क पर हो या सदन हो, हर जगह उन्होंने इस बात को दोहराया है जहां भी कांग्रेस पार्टी से त्रुटियां हुई है, राहुल गांधी जी उन त्रुटियों को, उन खामियों को खत्म करके आगे बढ़ने पर लगे। उत्तर प्रदेश में 39 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है महोदय। 80 साल हमें जब तक सरकार थी 1990 में, उस 1990 तक आपकी सरकार आती रही जाती रही, और उसमें सिर्फ एक मुख्यमंत्री, हेमंत जी आप करेक्ट कीजिएगा, चंद्रभानु गुप्त को छोड़कर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बात मैं कर रहा हूं। आप बताइए। सुनिए, आपने अभी कहा एक भी नहीं। एक, मैंने कहा कितने दिए थे? एक मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में, चंद्रभानु गुप्त। सुनिए, अब जवाब सुनिए। हाँ, तो यह तो ये था कि उस समय उनके वोट नहीं थे, वोट बैंक की राजनीति जो थी वो आपकी उसमें वो फिट नहीं बैठते थे, इसलिए आप नहीं किए। दूसरी चीज, मंडल कमीशन के बाद से पिछड़े वर्ग की राजनीति शुरू हुई और ये केंद्र में आए। मंडल कमीशन को आपने ही तो ठंडे बस्ते में डाला था। 1980 से 1990 तक तो वो ठंडे बस्ते में रहा, आपने लागू नहीं किया। इंदिरा गांधी का शासनकाल रहा, उसके बाद राजीव जी का भी शासनकाल रहा। अब सुनिए इसको, पूरे जवाब को सुनिए। नरेंद्र मोदी जी खुद को पिछड़े समाज का बेटा कहते हैं, संबोधित करते हैं, चुनाव में पूरा वोट लेकर के जाते हैं, और उसी पिछड़े समाज के अधिकार पर इस जातिगत जनगणना का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें SC ST के बाद OBC का कॉलम न होना एक बड़ा सवालिया निशान है। हम बहस इस पर कर रहे हैं, हम बहस मंडल कमीशन पर नहीं कर रहे हैं, हम बहस 1970, 1980, 1990 पर नहीं कर रहे हैं, हम बहस 1960 पर नहीं कर रहे हैं, हम बहस 2026 पर कर रहे हैं। जब हम बहस 1926 पर कर रहे हैं, हम उन बहस 1926 में कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कितनी शर्म की बात है कि 1926 में जब हम बात कर रहे हैं तो हम जाति पूछ रहे हैं, हम जाति की बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से जाति पूछ रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक की तमाम सरकारें इसका अधिकार को पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। नहीं, सुनिए अरशद रजा इस चीज को भी स्वीकारिए, इस चीज को भी स्वीकारिए। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि जाति की बात हम करने लगे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आप किस जाति के हैं, आप किस जाति के हैं, आप किस जाति के हैं। जो समाज, मतलब जिस कम्युनिज्म की बात हुई थी उसमें वर्ग विहीन समाज की बात हुई थी, जाति विहीन समाज की बात हुई थी, और हम आज फिर उसी दौर में आ रहे हैं कि हम जाति के ही आधार पर अपनी पहचान रखेंगे। 50% होना चाहिए। उस समाज का प्रतिनिधित्व केवल 10%, 100 रुपया बजट पर खर्च होता है। अरे सुनिए, वही बात सुन लीजिए ना अरशद रजा, यही ओबीसी की भागीदारी। अरे सुनिए, ओबीसी की भागीदारी पर ही सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए पहले एक मिनट। जो देश के फैसले पर देश का बजट बांटते हैं, 90 अफसर बनाते हैं। अरे आपने ये बात कह दी थी अपने पहले दौर की बात में, ये सारी बातें आपने कही थी। अरशद रजा, आप वही बात दोहरा रहे हैं, कितने मीडिया आप वही बात दोहरा रहे हैं। अरे छोड़िए ना, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके शासित राज्यों में कितने मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश का? आप बता दीजिए ना, आप उत्तर प्रदेश का बता दीजिए, आप उत्तर प्रदेश का बता दीजिए। आपके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो क्या है? कितनी भागीदारी आपकी है? आप बताइए ना। आप नहीं बताएंगे, आप दूसरे से पूछेंगे। नहीं, मैं सवाल वही कर रहा हूं, समाज के नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि आपको या तो आपको वो मिल ही नहीं रहे होंगे,
नहीं वही तो मैं बताइए, कह आप रहा नहीं हूं, रहे हैं। आपको मिल ही नहीं रहे नहीं रहे होंगे। हैं। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नहीं, आप बताइए नेहरू, तो। लाल बहादुर आप शास्त्री, बताइए, उत्तर एक मिनट प्रदेश सुन में लीजिए, अजय कुमार अरे लल्लू, सुनिए, अजय कुमार अरशद लल्लू रजा जी किस सुनिए, समाज से आते हैं? सुनिए, वो प्रदेश जवाहरलाल प्रदेश अध्यक्ष नेहरू, रहे हैं। लाल बहादुर ब्रिजलाल शास्त्री, खाबरी जी इंदिरा प्रदेश अध्यक्ष रहे गांधी, हैं। राजीव दलित समाज गांधी, से आते हैं। पीवी नरसिम्हा ओबीसी राव, समाज से अजय कुमार लल्लू जी आते हैं। बताइए और अजय राय इसमें जी से हैं। एक ओबीसी बता दीजिए आप प्रधानमंत्री, आपको तो आप बता दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, बताइए। मैं आपसे क्या पूछ मैं रहा हूँ? आप बताइए ओबीसी, मैं आपसे क्या पूछ ओबीसी रहा हूं? बताइए। आप मैं अपने आपसे नहीं, ये कह रहा आप हूं, अपने देखिए, नहीं करेंगे, दूसरे को आप देखिए, कहेंगे कि देखिए, आप कीजिए। मुद्दे आप पर रहिए। बताइए, जब आपको जैसे मौका आप मिला, कहते हैं ना कि मुद्दे जब पर आपको रहिए। मौका मिला उसी 60 की आप हिस्सेदारी कहते को हैं ना कि बढ़ाने मुद्दे की, पर रहिए। तो आपने उस ठंडे नहीं। बस्ते में उसको डाल दिया, मंडल नहीं, कमीशन को। अब आप कह रहे हैं पंचायती मंडल राज में कमीशन की किसने बात अधिकार मत दिया कीजिए। बॉस? वहीं से किसने तो शुरू अधिकार हुआ दिया? उनकी आवाज, नहीं, अधिकार वहीं से किसने तो दिया शुरू है? हुई उनकी आवाज। ओबीसी समाज को मुख्यधारा में जोड़ने का काम किसने किया? आपने नहीं किया, आपने नहीं किसने किया, किया? नहीं किसने नहीं किया नहीं, बॉस? आपने नहीं किया, नहीं, किसने किया? आपने किसने नहीं किया। विश्वनाथ इसरो प्रताप किसने सिंह ने बनाया? किया, आपने नहीं किया। इसरो कौन बनाया? आप इसरो कौन आप बनाया? नहीं बनाए थे, DRDO क्या कौन बात आप बनाया? कर रहे हैं? आपने IIT बनाया कौन था बनाया? विश्वनाथ प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री। IIM कौन बनाया? अरे प्रधानमंत्री, एम्स कौन बनाया? प्रधानमंत्री आपने मेडिकल बनाया कॉलेज था। कौन बनाया? विश्वनाथ प्रताप उसमें सिंह को किस समाज के प्रधानमंत्री लोग आपने पढ़ते हैं? बनाया था। क्या बात आप समाज कर के रहे लोग पढ़ते हैं? हैं। क्या बात आप IIT कर रहे हैं किसने हर्षद बनाया? रजा? अरे कहाँ, IIT किसने बनाया? किस, अरे किसने बनाया IIT? अरे अरे कौन बनाया? अरशद रजा, अरे आप बताइए ना, अरशद कौन रजा, बनाया आपने IIT? आपने मंडल आनंद कमीशन विजय भी जी, नहीं IIT कौन बनाया, बनाया? आपने मंडल IIT कमीशन कौन भी नहीं बनाया? बनाया, मोरारजी देसाई ने बनाया था। IIM कौन बनाया? आपने IIM कौन आपने बनाया? मंडल कमीशन भी नहीं बनाया, उसमें- मोरारजी देसाई ने उसमें बनाया निषाद था। समाज का, और उसमें उसकी दलित रिपोर्ट समाज का, उसमें को पिछड़े लागू समाज का, उसमें विश्वनाथ पिछड़े प्रताप सिंह समाज ने का, किया, कांग्रेस से उसमें जब वो दोहरा अलग हो समाज गए का, तब। उसमें कुम्हार समाज का, उसमें तेली समाज का, अरे उसमें आप फिर तमोली वही समाज आगे का, तेली उसमें समाज, कुम्हार समाज का। और कौन कौन समाज, पढ़ता कहाँ है वो समाज, बच्चा IIT यही में? यही तो है। कौन पढ़ता है? IIT के बड़े- तर्ज पर नरेंद्र मोदी जी ने कोई शिक्षा संस्थान खड़ा किया है? कोई एम्स के तर्ज पर कोई स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ा किया है मोदी जी ने? आपने कोई आपने IIM कौन सा के पिछड़ा तर्ज पर समाज कोई का शिक्षा संस्थान खड़ा किया है मोदी जी खड़ा ने? कर बताइए। दिया? अरे आपने बताइए ना इसको कौन सा जवाब खड़ा दे किया? वैज्ञानिक आप सोच कहाँ खड़ा जा रहे हैं? कर पाए हैं? अरे क्या बात, समाज हर्षद के रजा छात्र कहाँ से हैं? कहाँ समाज पहुंच के रहे हैं? छात्र अरे इसमें रहते पॉइंट हैं। पर बात कीजिए। मैं तो मैं पॉइंट पर बात कर नहीं रहा नहीं हूं। नहीं नहीं, आप पॉइंट पर नहीं पॉइंट बात पर कर रहे, ही आप कह रहे बात कर रहा विश्वनाथ हूं, प्रताप महोदय। सिंह को आपने बनाया प्रधानमंत्री, नहीं, पॉइंट पर आपने बात कर बनाया रहा हूं। प्रधानमंत्री। ये प्राइमरी स्कूल किसने बनाया? क्या बात आप कर रहे हैं? ये हाई क्या स्कूल बात आप कर रहे हैं? सरकारी संस्थाएं कौन बनाया? ये पॉलिटेक्निक, ये राजकीय महाविद्यालय, ये नहीं नहीं जेएनयू, ये जवाहर नवोदय विद्यालय कौन बनाया बॉस? किस समाज के लड़के इसको पढ़ते हैं? आप बताइए तो, आप जवाब दीजिए हमको। जवाहर नवोदय विद्यालय किसने बनाया? कितने उसमें कितने रिजर्वेशन आपने किसने बनाया? वही तो मैं बात कर रहा हूँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। आपने जो जिसने बनाया, अरे अब आप कहिए, अरे भाई सरकार आपकी बनी थी तो आपने शुरुआत की, आपकी सरकार बनी थी तो आपने शुरुआत की, लेकिन जिस मुद्दे पर बात हो रही है अरशद रजा, जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे पर आप बताइए कि आपकी पार्टी की सरकार ने क्या किया? यूनिवर्सिटी के तर्ज पर आपने कौन सी कितने यूनिवर्सिटी बनी है? प्रधानमंत्री उसका नाम दिए? बताइए। आपने कितने जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी दिए के तर्ज पर कौन सी यूनिवर्सिटी ओबीसी बनी है? के? उसका नाम बताइए। अरे आप आनंद नाम विजय एक जी, नाम जवाहरलाल बताइए अपने नेहरू यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री के तर्ज का। पर कौन सा यूनिवर्सिटी बना है? आप अपने प्रधानमंत्री का नाम नवोदय बताइए विद्यालय हेमंत के जी। तर्ज पर कौन सा स्कूल आपने अब बनाया हेमंत जी है? इनको बताइए। जवाहर अब नवोदय विद्यालय के तर्ज अब पर आपने अरशद कौन सा रजा स्कूल बनाया कहाँ है? बात जिसमें ओबीसी बात हो समाज रही के है, लड़के आम पढ़े, की बात जिसमें चले एबीसी जाती है समाज के उंगली लड़के की। पढ़े, यही दिक्कत है जिसमें दलित कांग्रेस के समाज साथ, के लड़के पढ़े। यही दिक्कत है आपने कांग्रेस के बनाया? साथ, ये तुरंत डाइवर्ट हो बनाया? जाते हैं, नहीं, ये तुरंत डाइवर्ट हो मुद्दे जाते पर हैं। हूं। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका देखिए, जवाब आप नहीं दीजिएगा। सबसे बड़ी अरे अरशद रजा, अरशद रजा आप कैसे कर जवाब सकती है दीजिए ना, ओबीसी समाज के साथ? आप मेरे सवाल का जवाब भारतीय दीजिए। जनता पार्टी इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है अरे ओबीसी आप समाज के धोखा, साथ? कौन धोखा नहीं, दे रहा देखिए, है? ऐसा- आप क्यों नहीं जोड़ा? ऐसा बोलिए 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 प्रदीप जी, बोलिए ऐसा फिर है, हेमंत जी। खत्म करने जा रहा है। ऐसा और आपके है, जो अहंकार है ना, ये ऐसा सत्ता का जो है अहंकार है, इसको कि तोड़ने जा रहा है अपने ऊँट की चोट से। घबराइए नहीं। ये देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस अगर कुछ भी बोलती है तो कांग्रेस को बोलने के पहले समझना चाहिए। अरशद जी आपको कोई आपके खिलाफ नहीं बोल रहा है और ना कोई आपकी बुराई कर रहा है, बात लेकिन जेन्युइन है और जेन्युइन क्वेश्चन पर जेन्युइन प्लेटफॉर्म पर आनंद जी इतने बात करिए महोदय। एक मिनट गुप्ता जी, आज के विषय पर ये बात सवाल करिए ना। अगर गलत किया हो तो आप बता आदि के- दीजिए, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है ओबीसी समाज के साथ? सुनिए तो लेकिन आप उसका बोलिए, जवाब क्या अरशद क्यों नहीं रजा जोड़ नहीं रही दे है? पाएंगे। आप सुनेंगे क्यों नहीं तभी ओबीसी जानेंगे कानून आप को क्या जोड़ रही सुनेंगे है? नहीं ना। 50% आप अगर आबादी है चिल्लाएंगे तो ओबीसी कुछ कानून नहीं की, होगा। क्यों नहीं जोड़ रही है? पहले आप सुन अरे आप लीजिए, सुनेंगे नहीं ना। आप चिल्लाएंगे तो
कुछ नहीं होगा ना।
आपकी बात अरशद रजा जब आपने अपनी बात पूरी कही, एक मिनट हेमंत जी, नहीं, मैं आपको पता नहीं है, मैं कहा कि ओबीसी सारा का, अच्छा काम अरे मोदी जी मैं और गृह ओबीसी मंत्री जी का, कर रहे हैं। आप उन्हीं के आपको ऑफिस से पता नहीं, निकला है, गृह मंत्रालय के आपको ऑफिस से पता नहीं है, नोटिफिकेशन। आपको पता नहीं है, मैं उन्हीं के अखिल ऑफिस से भारतीय निकला है ओबीसी महोदय। महासभा का ये भी तो आपको लीगल पता हेड होना हूँ, चाहिए। और आपको ये भी नहीं तो आपको पता होना मैं चाहिए आपको कि उन्हीं बता के रहा हूँ, मंत्रालय से मैं निकल आपको के आया बता ये रहा हूँ कि नोटिफिकेशन। कांग्रेस, आपको मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस ने क्या क्या गलतियां की, गिना दूं? आप आइए, नहीं, चलिए मैं आपको गिनाता हूँ। मैं आपने आपको गिना सीएम दे रहा हूँ को भारतीय जनता कर्नाटका पार्टी की में गलतियां। सिद्धारमैया दिया, पेपर छोड़िए लीक ना, मैं करके आपको ओबीसी गिनाता समाज हूँ। के छात्रों के क्यों जान को आपको, लेने पर क्यों आमादा है ये भारतीय जनता क्यों पार्टी। आनंद जी उनके आपको भविष्य बोल को रहे थे, आप कुचलने पर सुनिए, आमादा है भारतीय जनता सुनेंगे पार्टी। नहीं आप मैटर को डिरेल करना पेपर चाहते हैं, लीक सुनिए करके पहले, ओबीसी समाज के पहले सुनिए आप। अरे छात्रों के हक को आप डकारने की इनके फंसे बोल हुए को हैं, आप वहीं जवाब पर तब ये रहिएगा, समझ क्योंकि पाएंगे। ये और सही बताइए, है कि अरशद रजा आप आपके जब पास तक जवाब नहीं नहीं है, सुनेंगे नहीं समझ आपके पास जवाब पूरा नहीं जवाब है, है। आपके पास जवाब नहीं है, कर्नाटक में इसलिए आप जवाब किसी है। बात को रगड़ रहे महाराष्ट्र में हैं, आप हमको नाइट जवाब आप दे ड्यूटी नहीं दिए। रहे हैं, आप अपनी कमी को नहीं बताएंगे, दूसरे को जरूर आप बताएंगे, यही तो है, यही तो आप अब शिक्षा दूसरे को देंगे। कराने की बात कर देखिए रहे हैं कि और आप बीजेपी ने एक क्या मिनट किया। अरशद रजा की आवाज उत्तर दीजिए, प्रदेश में कल्याण सिंह को दे डाउन दिया, कीजिए, अरशद रजा की आवाज दे दिया। दीजिए। अच्छा नहीं लगता किसी की आवाज को डाउन करना, लेकिन अरशद रजा जरा सुनने की भी, आप एक सुर में बोलने लगते हैं। मैं सुन रहा हूँ। आपकी बात, आपने जो पहले दौर में आपने पूरी लंबी बात कही, आपको किसी ने टोका? मैंने टोका? नहीं टोका ना। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप एम्स गिनाएंगे, आप आईआईएम गिनाएंगे, आईआईटीज गिनाएंगे। अरे मैं सवाल जो कर रहा हूं उसका सवाल नहीं, अरे आप कह रहे हैं ओबीसी पे कि बात कीजिए मैंने ना, सिर्फ ओबीसी एक पे सवाल ओबीसी किया पर। कि आप मैंने कहा ना आप जवाहरलाल, एक मिनट सर, भटका रहे हैं लोगों को। सर एक मिनट आता हूं, आप ही के पास आता हूं, जरा एक बार और कोशिश करता हूं अरशद रजा से जवाब लेने का, उसके बाद आते हैं आपके पास। जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट प्रदीप जी एक मिनट। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, बताइए इनमें से कौन ओबीसी आपने दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, कौन ओबीसी आपने दिया? ओबीसी बताइए, कितने ओबीसी आपने दिए? उस वक्त सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकती थी। अरे सोनिया गांधी भी ओबीसी थी क्या? मैं तो पूछ रहा हूं ओबीसी कितने दिए, आप कहां बात कर रहे हैं? बन सकती थी, मैं अच्छा ठीक है, बन ही जाती ओबीसी के बड़े आप बात कर रहे हैं, लेकिन कितने दिए? प्रदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए। सुनिए, 2004 में सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकती थी। माइनॉरिटी समाज से आने वाले, सिख समाज से आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री किसने बनाया? प्रदीप जी इनके आवाज को डाउन कीजिए, तभी चर्चा जरा हाँ अरशद जी जरा सुन लीजिए, दूसरे को भी। हाँ प्रदीप जी बोलिए। पूर्वक सुन रहा था, कम से कम मेरी बात रखने हाँ जल्दी से प्रदीप कांग्रेस जी। के हाँ मतलब ये केवल ये क्या नाम है भाई साहब का, इनको नहीं मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस का कोई भी आता है तो एक सुर बहुत तेजी से बांग लगाता है कि आईआईटी नेहरू जी बनाए। इन लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। ये कभी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे तो मैं आपको आपके माध्यम से आज थोड़ा सा एक इतिहास खोल दे रहा हूं सर। 1946 में नलिनी रंजन सरकार के नेतृत्व में 22 सदस्यीय टीम बनी थी, जिसने भारत में हायर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा 1946 में नलिनी रंजन सरकार के नेतृत्व में यह बना था, और सबसे पहला आईआईटी 1951 में आईआईटी खड़गपुर बना था, जिसकी अवधारणा एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ली गई थी, वो बना था। उसके बाद मैं बता देता हूं, अरे नहीं छोड़िए, वो बनने की बात हटा दीजिए, अरे बनने की बात हटा दीजिए, लेकिन एक आपके सामने एक बड़ी लकीर, आपके सामने एक बड़ी लकीर राहुल गांधी ने खींच दी है। कितने बड़े 1946 में हजम नहीं होगा, आपको हजम नहीं होगा ना, कांग्रेस को हजम नहीं होगा। पहला चुनाव कब हुआ था देश का? पहला चुनाव कब हुआ था देश का? कब हुआ था पहला चुनाव? अरे सुन बताइए। एक मिनट जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क हेमंत जी। नेहरू जी प्रधानमंत्री का बने तो उनकी वॉइस रिलीज कराइए, इस तरह से चर्चा नहीं होती है। नहीं बीच में नहीं, अरशद रजा बीच में, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। कब हुआ था? हेमंत जी कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। हेमंत जी सुन पा रहे हैं? चलिए अब
चर्चा हम यही कर रहे थे कि राहुल गांधी ने जो कहा है, एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश उन्होंने की है जाति जनगणना में ओबीसी के मुद्दे को लेकर कि उसकी एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए और वो नहीं है। अब इसी को लेकर अब चर्चा चल रही है। अब कांग्रेस का अपना तर्क है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये समाज में तनाव और उन्माद फैलाने की एक कोशिश है जिस तरह से कर रहे हैं। हेमंत जी उसके टेक्निकलिटी पक्ष को उन्होंने समझाया। बहरहाल अब देखना है कि सरकार इसको किस तरह से ले रही है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर हेमंत गुप्ता। शुक्रिया अरशद रजा और शुक्रिया प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी देश दुनिया की खबरें जारी रहेंगी इंडिया वॉइस पर।